तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक्स क्या, एमए फिलोसफी पे डिटेल चर्चा। एमए फिलोसफी पे जितने भी आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सीट्स को लेकर, कटअप को लेकर, क्लासेस को लेकर, फ़ी को लेकर, और भी आपके मन में जितने भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, काउंसलिंग, एडमिशन्स, हॉस्टल्स, सब इस पर डिस्कशंस करेंगे। इस वीडियो में ए टू जेड डिस्कशंस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखने का प्रयास करें। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? एमए फिलोसफी पे डिटेल डिस्कशंस, यानी कि आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे एमए फिलोसफी को लेकर 2025 एडमिशन्स के रिलेटेड, तो इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हैं या चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ आपको क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है कि मान लेते आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ का एमए फिलोसफी का क्या क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग के एडमिशन आपको लेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है? 50% मार्क्स आपके होना चाहिए इन बैचलर डिग्री। किसी भी सब्जेक्ट से हैं कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 50% मार्क्स होना चाहिए इन बैचलर्स डिग्री, यानी ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। अब चलते हैं हम सीट्स पे कि एमए फिलोसफी में कितने सीट्स हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमए फिलोसफी में तो सबसे पहले आपको सीट्स देखना होता है, तभी आप एक अनुमान लगा पाते हैं कि नहीं मेरा इतना मार्क्स रहेगा तो मेरा एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि सीट्स भी मैटर करता है ना। मान लेते हैं कहीं ज़्यादा सीट्स है एमए फिलोसफी में, कहीं कम है, तो जहाँ ज़्यादा सीट्स होंगे वहाँ ज़्यादा चांसेस बनेंगे एडमिशन लेने के लिए। और किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं ये भी डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कटअप क्या है, मिस सीट्स कितने हैं। तो टोटल सीट्स कितना है एमए फिलोसफी में? टोटल 28 सीट्स है। जनरल के लिए 11 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और पीएच कैंडिडेट के लिए 1 है, डीपी कोटा के लिए 1 है। तो 28 जो सीट्स है पीएच कोटा और डीपी कोटा से अलग है, यानी कि अगर पीएच और डीपी कोटा जोड़ देंगे तो 28 + 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसलिए 28 मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अब गड़बड़ ना हो। ये जो 2 है 112 दोनों अलग है और डीपी कोटा वाला पीएच और डीपी कोटा वाला अलग है और इधर वाले अलग हैं। जो टोटल सीट्स है 20 सीट्स, और मैं बता दे 28 सीट्स है और टोटल कितना कितना किस कैटेगरी में मैंने वो भी बता दिया। और एक बात और आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, मान लेते हैं आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से, इस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बट आपके रैंक जो होंगे टॉप 11 में आ गए हैं तो आपका एडमिशन की कहाँ हो जाएगा? जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो ओबीसी वाला सीट है 8 वो खाली रह जाएगा। जो आपके बच्चे होंगे जिनका कम मार्क्स आएगा फिर उनका एडमिशन ओबीसी वाले में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? मान लेते हैं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपके रैंक जो आ गए हैं टॉप 11 में आ गया, यानी जनरल कैटेगरी में आपका रैंक आ गया, तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा और जो ईडब्ल्यूएस का 3 सीट्स है वो खाली रह जाएगा। किसी दूसरे बच्चे का, ईडब्ल्यूएस वाले के ही बच्चे का एडमिशन होगा। सेम एससी कैटेगरी में भी ले लेते हैं आप, एससी के बच्चे अगर आपके टॉप 11 में नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन जनरल से हो जाता है और एससी वाले बच्चे जो आपके कम मार्क्स आएंगे उनका एडमिशन से यहाँ हो जाएगा। तो जो आपके मन में डाउट्स बन रहे होंगे कई सीट्स को लेकर मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं कटअप की ओर। हाँ, तो जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है अपना ऑफिशियल कटअप रिलीज नहीं करती हो, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आना होता है। जो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आते हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। मिस सबका नहीं होता, फिर भी वो जो काउंसलिंग के लिए आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। मिस मान लेते किसी सब्जेक्ट्स में 10 सीट्स है तो 3 मल्टीपल करके बुलाते हैं, 4 मल्टीपल करके बुलाते हैं, यानी कि 10 सीट्स है तो 30 बच्चे को बुलाते हैं, 40 बच्चे को बुलाते हैं, इस तरह से बुलाते हैं। ऐसा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं। अगर मान लेते किसी सब्जेक्ट्स में, मान लेते इसी में फिलोसफी में 28 सीट्स है तो मान लेते 28 बच्चे को ही बुलाते हैं तो उसमें 10 बच्चे नहीं आते हैं तो फिर 10 सीट्स खाली रह जाएंगे। इसलिए वो 3 मल्टीपल करके 4 मल्टीपल करके वो बुलाते हैं, तो इसलिए सीट्स खाली नहीं रहती है और एडमिशन भी सबके हो जाती है। तो काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, ध्यान रखिएगा, और आपको आएंगे तभी आपका एडमिशन होगा। फिर भी एक पिछले ईयर के जो जितने बच्चे एडमिशन्स लिए उनके कितने कितने मार्क्स आए थे और आपके कितने आ रहे हैं, तो इस मैंने जो कटअप लिखा है उसके आसपास आपके मार्क्स आए हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं।
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 220 से 225 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर हैं। और इसे 5 नंबर कम भी कर सकते हैं, 5 नंबर बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके कैटेगरी में और कितने बच्चे ने अप्लाई किया और कितने बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे, सब बातें डिपेंड करेगी। तो ध्यान रखिएगा, 5 नंबर बढ़ा भी सकते हैं, 5 नंबर घटा भी सकते हैं। EWS में 210 से 15 के बीच में आ रहा तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं, यानी 210 से 215। OBC में 200 से 210 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में। SC कैटेगरी 170 से 180 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। ST कैटेगरी 150 से 170, PH कैंडिडेट 130 से 150 और DP कोटा 100 से 120। PH कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, PH कैंडिडेट के लिए 1 सीट से मान लेते हैं फिलोसफी में एक बच्चे ही काउंसलिंग के लिए आते हैं। फिजिकल कैंडिडेट में तो आप कितने भी मार्क्स लाएँ, लाइक 130 मैंने लिखा, 50 मार्क्स भी लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि PH कैंडिडेट के ऑलरेडी एक सीट रिजर्व किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कितने बच्चे आते उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है मैंने आपके कटअप क्लियर कर दिया होगा। अब हम चलते हैं काउंसलिंग की ओर। तो काउंसलिंग हमारा ऑफलाइन होता है, 100% हॉस्टल आपको मिलेगी। जितने भी बच्चे एडमिशन्स के लिए आएंगे, चाहे आप गर्ल्स हों बॉयज़ हों, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, सबको हॉस्टल 100% हॉस्टल मिलेगी। हॉस्टल कब मिलेगी? एडमिशन टाइम ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जब आपके एडमिशन्स हो जाएंगे उसी टाइम आपको हॉस्टल रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, आप आकर अपना हॉस्टल में रह सकते हैं। फिर हॉस्टल फ़ी आपको कितना लगता है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कहीं सस्ता आपको मिलेगा। नहीं, चीपेस्ट हॉस्टल्स की मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता। JNU को छोड़कर, वो भी थोड़ा सस्ता ही है, तो JNU को छोड़कर आपको इससे ज़्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो आपको पर सेमेस्टर 500 रुपीज़ पे करना हॉस्टल्स के रूप में, यानी कि हर 6 महीने में आपको 500 रुपया देना हॉस्टल के रूप में। और हॉस्टल में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे, लाइक वाईफाई वगैरह और भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे। और इस जो ऐसा हॉस्टल्स आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। लाइक JNU में भी बहुत सारे पुराने हॉस्टल्स ऐसा लग रहा है कब गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप हॉस्टल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हॉस्टल वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं हॉस्टल में आपको रूम लेकर, रूम से, छत से वगैरह, और रूम के बाहरी एरिया सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो 3-4 वीडियो मैंने हॉस्टल पे बनाया, हॉस्टल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस। आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे? आपके क्लासेस स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में चलेंगे, जहाँ पे आपको हिंदी के भी क्लासेस चलती है, उर्दू के भी चलती है, तेलुगु के भी चलती है, इंग्लिश लिटरेचर के भी चलती है, कंपैरेटिव लिटरेचर के भी चलती है। वहाँ पे ही आपके क्लासेस चलेगी। कहाँ चलेगी? स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में। क्या बस फैसिलिटीज़ हमको मिलेगी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के जाने के लिए? बिल्कुल आपको बस फैसिलिटीज़ मिलेगी। कहीं भी हॉस्टल्स आपका बस के सहारे आप जा सकते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। आपको पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऐसा नहीं कि आपको साइकिल लेना ही लेना है, बाइक लेना ही लेना है, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अपनी बस चलती है, उससे आप अपने क्लासेस जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स। आपको 2 साल में MA फिलोसफी में कितना खर्च लगेगा, यानी कितना आपको फ़ी स्पेंड करना पड़ेगा, वो देखते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मेस का खर्चा, हॉस्टल के खर्चा, इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपको अगर मेस के बारे में जानना, मेस को कितना मेस में कितना खर्च आपको देना पड़ रहा है, मेस में आपको कितने टाइम खाना मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, वो मेस वाले वीडियो में आप जाकर सेपरेट से देख सकते हैं। और हॉस्टल की चर्चा हॉस्टल वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पढ़ाई पर बात करूँगा। तो हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स पर। तो आपको एडमिशन टाइम देना पड़ेगा 7250 रुपीज़। ये क्यों देना है आपको, और आप इतना क्यों ज़्यादा देना है? तो देखिए, 2400 और 2400 आपको ट्यूशन फी यानी सेमेस्टर फी है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस एडमिशन टाइम में ही देना पड़ेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी होगा आपको एडमिशन टाइम में ही देना पड़ेगा। ये जो फिर 530 स्टूडेंट यूनियन फंड है, 240 स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, 2120 ये मेडिकल फ़ी है, और लास्ट वाला जो है 1960 ये डिपॉजिट रिफंडेबल है। जब आप एडमिशन्स कंप्लीट जब आप पूरे पढ़ाई 2 साल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब जाएंगे यहाँ से तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, रिफंडेबल होता है। तो उसके बाद सबको ऐड करेंगे तो 7250 रुपीज़ आपके हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, और मेडिकल फ़ी आपको ईयरली देना पड़ेगा, यानी हर साल आपको देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आप 2 साल रहेंगे तो 1 साल तो एडमिशन टाइम में आप दे रहे हैं, दूसरा साल थर्ड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको स्टूडेंट यूनियन फंड 530, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 240 और मेडिकल फ़ी 2120 आपको ईयरली देना पड़ेगा। तो ये कब आपको देना है? जुलाई में, क्योंकि आपका एडमिशन जुलाई में ही होना है। तो उसे क्योंकि सेमेस्टर हमारा वैसे ही चलता है, जुलाई जनवरी। एक सेमेस्टर जुलाई में आपको देना है, एक सेमेस्टर जनवरी में आपको देना है।
तो आपको कितना देना पड़ेगा एडमिशन टाइम 7,250 रुपीज़। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको देना कितना पड़ेगा 2,400, क्योंकि यहाँ आपको ये 1 साल पूरे नहीं हुए। मैंने क्या बोला, आपको ईयरली देना ये 3 वाला जिसमें मैं स्टार लगाया हूँ। तभी ये 6 महीने हुए हैं, तो सिर्फ आपको सेमेस्टर फी देना, क्योंकि सेमेस्टर फी आपको हर सेमेस्टर में देना नहीं, हर 6 महीने में आपको सेमेस्टर फी देना है तो देना है। ये आपको कब देना है, जनवरी में, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया हूँ कि एक जुलाई सेमेस्टर होते हैं, एक जनवरी वाले सेमेस्टर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड सेमेस्टर में आप 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही 1 साल आपके कंप्लीट होंगे तो आपको फिर से देना पड़ेगा स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फीड। और जो रिफंडेबल होता है 1960, ये आपको सिर्फ एडमिशन टाइम में ही देना है, उसके बाद कभी भी नहीं देना है। तो 3 चीज़ आपको ईयरली देना है। तो 2,400 तो ऑलरेडी सेमेस्टर फ़ी ही है, बाकी ये 3 है। इतना को आप ऐड करेंगे तो 5,290 रुपीज़ आपको हो जाएगा, यानी 5290 रुपया। तो 52 से 90 रुपया हो जाएगा आपको थर्ड सेमेस्टर में देना है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपको कितना देना है 2,400, क्योंकि 2,400 आपके सेमेस्टर फ़ी है। फिर अब आ जाते हैं, मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे। और अब आते हैं हम SC ST तेलंगाना वाले के। जो तेलंगाना से SC ST का स्टूडेंट्स हैं उनको कितना देना है 2,890 ईयरली देना, सेमेस्टर वाइज आपको नहीं देना। ईयरली आपको कितना पेमेंट करना है 2,890। फिर PH कैंडिडेट थे, उनको एडमिशन टाइम कितना देना 2,850, यानी कि 4,850 देना, यानी कि 4,850 रुपीज़ आपको देना एडमिशन टाइम। फिर एडमिशन के बाद आपको कितना देना है 2,890 देना है। सेम हो जाएगा। फिर ईयरली देना है दोनों को, इनका भी ईयरली, इनका भी ईयरली, बट यहाँ एडमिशन टाइम आपको डिपॉजिट भी ले लिया जा रहा है, यानी कि आप स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और स्टूडेंट मेडिकल फी, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 2,890 आएगा। बट जो PH कैंडिडेट वाले में क्या हुआ, डिपॉजिट्स भी ऐड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एडमिशन टाइम इतना देना पड़ेगा, एडमिशन के बाद आपको इतना देना पड़ेगा ईयरली के रूप में। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे, तो अभी इसके बाद आपके मन में जो डाउट्स आएंगे और आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं और कितना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपके इतने डाउट्स क्लियर किए, फिर भी बहुत सारे बच्चे के पर्सनल डाउट्स भी होते हैं, तो उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा। और पेड काउंसलिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, थोड़ा हम देख लेते हैं कि पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। क्या होगा कि पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा, जिस पे आप 24 आवर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर UH पोर्टल जब ओपन होगी, उसमें कैसे फॉर्म भरना है, क्या 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 लग रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन, जब UH पोर्टल ओपन हो जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है और उसमें क्या क्या गलतियां हो रही है वो आपको नहीं करना, हम आपको बताएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कैसे उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भरना है, तो आपकी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम कराएंगे आपको। हॉस्टल अलॉटमेंट में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर एडमिशन टाइम में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और काउंसलिंग मैं लिख देता हूँ। जब आपके काउंसलिंग होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, काउंसलिंग आप ऑफलाइन होंगे। जब आपके काउंसलिंग होंगे तो काउंसलिंग टाइम मैं आपके साथ रहूँगा पूरी हेल्प करने के लिए। अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे कोई स्टूडेंट्स रहेंगे, मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, वो आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो काउंसलिंग टाइम सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो काउंसलिंग टाइम हम आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, मेरे को फ्रेंड, अगर हम नहीं रह पाए किसी कारण से तो मेरा फ्रेंड्स आपका हेल्प करेगा, वो आपके साथ रहेगा। फिर ट्रेवल में जैसे आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो कैसे आपको आना है, किन सा स्टेशन में उतरना है और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैसे आना है, रैपिडो से आना है, कैब से आना है, बस से आना है, ट्रेन से आना है। यहाँ आने के बाद आपको कहाँ से कहाँ पे स्टे करना है, क्योंकि आप आएंगे तो उसी दिन आपका एडमिशन तो होगा नहीं, क्योंकि उसके एक दो दिन पहले ही आपको आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे दूर से भी आते हैं, उनको 2 दिन पहले आना पड़ जाता है। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हमें गेस्ट हाउस मिलेगा, क्या हम स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रह सकते हैं, ये सारे डाउट्स आपको पेड काउंसलिंग में हम बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हो। पेड काउंसलिंग कैसे ज्वाइन करें, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कुछ सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के मिल जाएगा, फेसबुक का मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा और व्हाट्सअप का मिल जाएगा। ये जो व्हाट्सअप वाले लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सअप में लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। बस उस पर आपको क्लिक कर देना और मेरे पास मैसेज आ जाता। फिर इधर से आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको कुछ नेम,
कैटेगरी या स्टेट्स वगैरह आपको लिखना होता है और आप किस स्टेट से आते हो सब लिखना है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद इधर से एक मैसेज आएगा थैंक्स, उसके बाद आप ऐड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अब पेड काउंसलिंग कैसे जुड़ना मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और उसके अलावा भी आप पर्सनल इंस्टाग्राम का भी वहाँ लिंक दिया, उससे भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा भी सौरभ का भी इंस्टाग्राम, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक है वो भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको फॉलो करना है तो करना है, ये ज़रूरी है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं, 160 के आसपास बच्चे उस ग्रुप में हैं टेलीग्राम वाले में। तो बिल्कुल आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं अगर पेड काउंसलिंग नहीं लेते हैं तो। बाकी पेड काउंसलिंग लेंगे तो जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फी कितना लग रहा है पेड काउंसलिंग के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 250 देना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 200 देना है। तो चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी जुड़ सकते, आप पे डिपेंड करता है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।